नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे प्रयोगवादी काव्य की प्रवृत्तियाँ। देखिए, प्रयोगवाद से पहले जो प्रगतिवादी विचारधारा हिंदी साहित्य में चल रही थी, उसमें कवियों ने संकीर्ण धरातल और राजनीतिक दृष्टिकोण को ही प्राथमिकता दी। जो कलागत मूल्य थे उनको उन्होंने अनदेखा कर दिया। इसी के परिणाम स्वरूप प्रयोगवादी काव्यधारा का जन्म हुआ। जो प्रयोगवाद है, इसको प्रयोगवाद क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें बहुत से नए प्रयोग किए गए। नए प्रयोग कैसे? कला के क्षेत्र में नए प्रयोग, जहाँ नए विचारों को शामिल किया गया और उन विचारों की अभिव्यक्ति के लिए भाषा के नए नए शब्दों को शामिल किया गया। चाहे वो अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, चाहे वो संस्कृत के शब्द हैं। यहाँ पर भाषा प्रधान नहीं थी, भाव प्रधान थे। तो अपने भावों की अभिव्यक्ति के लिए जिस भी भाषा का जो भी शब्द कवियों को उपयुक्त लगा, उसी को उन्होंने शामिल किया बिना किसी संकोच के। नए बिंब शामिल हुए, नए उपमान शामिल हुए, यानी लेखन या कलागत क्षेत्र में नए प्रयोग किए गए। इसीलिए इस काव्यधारा को प्रयोगवादी काव्यधारा कहा जाता है। तो आइए हम इसकी विशेषताओं के बारे में जानते हैं, और उससे पहले हम इनके प्रमुख कवियों के बारे में थोड़ा जान लें। सबसे पहले इसके प्रवर्तक अगर माने गए तो वो थे अज्ञे। अज्ञे जो सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे है, इनकी कविताएं हम पहले कर चुके हैं। इन्हें प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना गया। देखिए, प्रयोगवाद के प्रवर्तक बनने के साथ साथ इन्होंने क्या किया, अपने प्रयासों से इन्होंने तार सप्तक नामक एक पत्र का प्रकाशन किया, जो कि 1943 में प्रारंभ हुआ। तो अज्ञे ने प्रयोगवाद का प्रवर्तन कैसे किया? इस पत्र के माध्यम से किया। कैसे? इस पत्र में इन्होंने जो तार सप्तक था, उसमें एक तो स्वयं ये लेखक के रूप में रहे, बाकी 6 कवियों को इन्होंने और शामिल किया, जिसमें गजानन माधव मुक्तिबोध है, नेमीचंद्र जैन है, भारत भूषण अग्रवाल है, प्रभाकर माचुए हैं और रामविलास शर्मा, गिरजा कुमार माथुर। ये 6 कवि और स्वयं अज्ञे जी, इन्होंने तार सप्तक के माध्यम से अपनी कविताओं का प्रकाशन करवाया और अपने विचारों तक लोगों को पहुंचाने का प्रयास किया। तो इस प्रयास में उन्होंने जो नए विचार थे, जो लोगों की वास्तविक जीवन से जुड़ी हुई भावनाएं थी या वास्तविक जीवन में जो समस्याएं थी, उनको अभिव्यक्त करने का प्रयास इन्होंने किया। वैसे तो इनके जो 4 तार सप्तक निकले, उसमें प्रत्येक सप्तक में 7 कवियों को शामिल किया, लेकिन आप मोटे तौर पर इनके नाम याद कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पर आपको सभी सप्तक के कवियों के बारे में बता रही हूँ। इनका जो दूसरा सप्तक रहा वो 1951 में आया। इसमें भी 7 कवि शामिल किए गए, जिसमें भवानी प्रसाद मिश्र है, शकुंतला माथुर है, हरिनारायण व्यास है, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर साहे, धर्मवीर भारती। ये जो सप्तक के कवि हैं, ये प्रतियोगिता जो परीक्षाएं आती हैं उनमें पूछ लिए जाते हैं। तो ये आपको थोड़ा ध्यान होना चाहिए कि कौन से सप्तक में किस कवि ने महत्वपूर्ण कार्य किया है, तो उसके बारे में आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इसके बाद है जो तीसरा सप्तक था, वो 1959 में आया। इसमें प्रयाग नारायण त्रिपाठी, दीप्ति चौधरी, मदन वात्स्यायन, केदारनाथ सिंह, विजय देव नारायण शाही, इसके साथ साथ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ये इस काल के या तीसरे सप्तक के महत्वपूर्ण कवि थे। तीसरे सप्तक में इन कवियों की कविताओं को प्रकाशित किया गया। इसके बाद अगर चौथे सप्तक की बात करें, तो चौथा सप्तक सन 1979 ईस्वी में आया। इसमें अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजे, श्रीराम वर्मा और राजेंद्र किशोर, ये 7 कवि शामिल किए गए और इन कवियों की जो कविताएं हैं वो चौथे सप्तक में प्रकाशित की गई। तो इतने सारे कवि, प्रत्येक सप्तक में अलग अलग कवि का विचार या अलग कवि की कविताएं। तो इस समय बहुत सारे कवियों ने इस काव्यधारा में अपना योगदान दिया। इसीलिए इस काव्यधारा को अनेक नामों से भी जाना गया। कुछ लोग इसे नकेलवाद कहते हैं, कुछ प्रपद्यवाद कहते हैं, कुछ इसे स्वीकृत कविता, अस्वीकृत कविता, भूखी पीढ़ी की कविता या कबीर की पीढ़ी की कविता भी कहते हैं। ये सारे नाम वैसे तो गुटबंदी के ही परिणाम थे, लेकिन जो अज्ञे जी हैं वो इन्हें इन नामों से अलग मानते हैं। वो ये मानते हैं कि ये विचारधारा या इस तरह के नामों में इस विचारधारा को शामिल करना या इस विचारधारा को ये नाम देना उचित नहीं है। तो वो तो ये कहते हैं कि हम कवि हैं और हम किसी वाद से जुड़े हुए नहीं हैं।
प्रयोग जो है वो अपने आप में इष्ट या साध्य नहीं है, अतः हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना कि हमें कवितावादी कहना। तो वो इसको कोई वाद नहीं मानते, अपितु कवियों की ये स्वच्छंद विचारधारा है जिसके माध्यम से वो समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं। तो आइए अब हम इसकी विशेषताओं के बारे में जानते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो इन कवियों ने क्या किया है, व्यक्तिकता का उद्घाटन, यानी इनकी पहली विशेषता क्या है, व्यक्ति को प्रधान माना है इन्होंने। तो व्यक्ति का स्वयं का अपना अस्तित्व है, समाज में समाज अपनी जगह है लेकिन व्यक्ति अपनी जगह है, उसका अपना अस्तित्व है, अपनी उसकी पहचान है। व्यक्ति की अपनी अनुभूति है और भावना है और उसको उसकी अभिव्यक्ति का पूर्ण अधिकार है। यहाँ जहाँ हम समाज के विकास की बात करते रहे अब तक, वहाँ ये कवि समाज के विकास से पहले व्यक्ति के विकास की बात करते हैं और ये मानते हैं कि हमें व्यक्ति की अपनी अनुभूतियों को महत्व देना चाहिए, उसकी भावनाओं को महत्व देना चाहिए। हमें किसी के दबाव में आकर किसी प्रकार से अपने जीवन में परिवर्तन नहीं लाना चाहिए, क्योंकि हम अपना जीवन अपने हिसाब से जी सकते हैं, अपनी भावनाओं को महत्व देकर जी सकते हैं। तो व्यक्ति केवल समाज से जुड़ा हुआ ही नहीं है, समाज ही उसका अस्तित्व नहीं है, बल्कि व्यक्ति का स्वयं का भी अपना एक अस्तित्व है। उसके बाद जो इसकी दूसरी विशेषता है वो है अति बौद्धिकता। अति यानी बहुत ज़्यादा, बौद्धिकता अर्थात बुद्धि का प्रयोग। देखिए इन कवियों ने अपने जीवन के अनुभवों को, जो प्रत्यक्ष जीवन में अनुभव इनको मिले, उन अनुभवों को अपने काव्य में महत्व दिया है, यानी उन्हीं अनुभवों को अभिव्यक्त किया है जो इन्होंने अपने जीवन में भोगे, देखे या महसूस किए। इन्होंने भावुकता का त्याग किया और दार्शनिक विचारधारा का प्रसार किया। भावुकता का त्याग यानी ये भावुक नहीं हुए। जैसे एक दार्शनिक व्यक्ति होता है, वो ये सोचता है कि ये तो शरीर में जो आत्मा है मृत्यु के पश्चात परमात्मा के पास चली जानी है, जो संसार है वो नश्वर है। तो इस प्रकार के विचारों से ये प्रभावित रहे, इसीलिए इनमें भावुकता नहीं है, वास्तविकता का सामना करते हैं, भावुकता के साथ उसके साथ बहते नहीं हैं। इन्होंने जो भाव होते हैं, चाहे वो आक्रोश का भाव है, मन में झुंझलाहट है, किसी बात पर व्यंग्य है, किसी विचार का विद्रोह है, सत्य विचारधारा है या सत्य कथन है, स्वयं का विश्लेषण है, इस प्रकार के विचारों को अपने काव्य के माध्यम से अभिव्यक्त किया है, जिसके द्वारा अपने बौद्धिक उत्कर्ष का परिचय दिया है। बौद्धिक यानी बुद्धि प्रधानता का परिचय इन्होंने दिया है, अर्थात किसी के मन के आक्रोश को अभिव्यक्त करना, झुंझलाहट को बताना, किसी भी बात पर कटाक्ष करना या व्यंग्य के माध्यम से उसे अभिव्यक्त करना। व्यंग्य कैसे, काव्य में व्यंग्य का समावेश करके या अपने विचारों को, विद्रोही विचारों को अभिव्यक्त करना, ये इन्होंने बड़ी कुशलता से किया है। किसके माध्यम से, अपनी बुद्धि के प्रयोग से। तो इन्होंने अपनी कुशल बुद्धि का परिचय अपने काव्य के माध्यम से दिया है। तो उसे समझने के लिए या पढ़ने के लिए भी हमें बुद्धि का इस्तेमाल इसमें करना होगा, यानी केवल मनोरंजन नहीं है, बौद्धिक विचारधारा यहाँ पर चल रही है इस काव्य के, या जो प्रयोगवादी काव्य धारा है इसके भीतर। तीसरा जो इनकी विशेषता है वो है निराशा की अभिव्यक्ति। निराशा की अभिव्यक्ति इन्होंने अपने काव्य के माध्यम से की है। देखिए, आशा और निराशा ये किसी बात के प्रति आशावान नहीं है, बल्कि निराशा के भाव को ये अभिव्यक्त करते हैं। ना तो ये अतीत से प्रेरणा लेते, हमारे अतीत में जो गौरवमयी अतीत रहा है उससे ये किसी प्रकार की प्रेरणा नहीं लेते, और इनके काव्य में इस बात का अभाव भी है, यानी गौरवमयी अतीत के विचारों का या गौरवमयी अतीत के गौरवगान का इनके काव्य में अभाव है। और ना ही ये भविष्य के प्रति ज़्यादा आशावान रहे हैं, इन्होंने भविष्य के प्रति भी निराशा का भाव ही रखा है। जब पीछे के बारे में ये नहीं सोचते, आगे के बारे में ये नहीं सोचते, ये किसके बारे में सोचते हैं, ये उस क्षण के बारे में सोचते हैं जो वर्तमान है, यानी वर्तमान क्षण को इन्होंने महत्व दिया है। ये ना तो अपने अतीत के गौरव की बात करते, ना ये आगे की चिंता को भी व्यक्त करते, यानी पीछे के गौरव का भी इनके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं है, भविष्य की चिंता भी इन्हें नहीं है। ये केवल वर्तमान जीवन को जीना चाहते हैं, वर्तमान क्षण को महत्व देते हैं, यानी जहाँ जिस समय ये जी रहे हैं उस पल को ये महत्व देते हैं। इसीलिए इनके जीवन में निराशा की, इनके काव्य में निराशा की अभिव्यक्ति अधिक है। आगे है समाज का यथार्थ चित्रण। समाज का यथार्थ चित्रण जैसा देखा वैसा ही चित्रित इन्होंने किया है। विभिन्न समाज के जो भी वर्ग थे उन वर्गों
के जो लोग हैं उनकी जो खेती का तरीका है उसका यथार्थ चित्रण हुआ है, या जीवन में आने वाले जो मजदूर है, शोषक वर्ग हैं, उनके जीवन का भी यथार्थ चित्रण इन्होंने किया है। और ये प्रगतिवाद से प्रभावित है, क्योंकि प्रगतिवादी लोगों ने, चाहे वो गरीब है, किसान है, मजदूर है, शोषित वर्ग है, उन सब का चित्रण अपने काव्य के माध्यम से किया है, नारी का चित्रण किया है। तो उसी प्रकार इनके समाज के जो विचार हैं वो भी प्रगतिवाद से प्रभावित हैं। किसके? प्रयोगवादी कवियों के विचार प्रगतिवाद से प्रभावित है समाज के चित्रण में। आगे है श्रृंगार का उन्मुक्त चित्रण। देखिए, श्रृंगार यानी प्रेम, प्रेम का इन्होंने जो चित्रण किया है वो मांसल श्रृंगार का चित्रण किया है। मांसल श्रृंगार का मतलब क्या है? अश्लील श्रृंगार, भोग भावना, भोग विलास की भावना की व्यापकता है। यानी इन्होंने जो चित्रण किया उसमें किसी भी प्रकार के जो पर्दा है उसका ध्यान नहीं रखा, अश्लील चित्रण किया। जैसा चित्रण इन्होंने अनुभव किया या जैसे विचार इन्होंने अनुभव किए उसका वैसा ही चित्रित कर दिया। कहीं पर भी नारी के सौंदर्य का चित्रण नहीं करते, या नारी के मान सम्मान का ध्यान ना रखते हुए जहाँ पर भी जैसा भी प्रेम भाव या जैसा भी चित्रित इन्हें ठीक लगा चित्रण करना, वैसा ही इन्होंने किया। तो मांसल श्रृंगार मिलता है, भोग विलास की भावना का प्रधानता है। देखिए, इस काल में अश्लील, असामाजिक और अस्वस्थ प्रवृत्तियों को अधिक महत्व दिया गया। क्यों महत्व दिया गया? क्योंकि ये फ्राइड जो मनोविश्लेषणवादी विद्वान हैं उनसे प्रभावित रहा। जो हमारा प्रयोगवाद है उसमें फ्राइड का बहुत अधिक प्रभाव है। तो मनोविश्लेषण यानी मन का विश्लेषण, मन क्या है, प्रेम क्या है, मानसिक भाव क्या है। तो यहाँ पर इन्होंने खुले रूप से इस भाव को अपनाया है, मनोविश्लेषणवाद को अपनाया है। इसीलिए इनका जो वर्णन है, श्रृंगार यानी प्रेम का वर्णन, वो मांसल है, शारीरिक है। मानव मन की जो दमित वासनाएं हैं, दमित यानी दबी हुई जो वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं। वासना क्या है? प्रेम का भाव है, लेकिन वो दबी हुई हैं, उनको कविताओं के माध्यम से स्पष्ट इन्होंने किया है। तो ये बहुत ज़्यादा शालीन हम नहीं कह सकते कि शालीनता से चित्रण किया है, क्योंकि इसमें अश्लीलता है, असामाजिक बातें हैं जो समाज के लिए उचित नहीं है। अस्वस्थ प्रवृत्तियाँ यानी विचारधाराएं अस्वस्थ हैं, यानी स्वस्थ जो समाज के लिए स्वस्थ है या समाज के लिए लाभकारी है या समाज को आनंद देने वाला है, ऐसा प्रेम का चित्रण नहीं किया, अपितु अपने मन में दबी हुई कुंठा या वासना की भावनाओं को उन्होंने अपने प्रेम के भाव को अभिव्यक्त किया है। आगे है क्षणवाद। जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि नीरस और उबाऊ जीवन के प्रति इनका निराशा का भाव है और ये क्षणवाद को महत्व देते हैं। क्षण क्या? जिस क्षण हम जी रहे हैं वही क्षण हमारे लिए महत्वपूर्ण है। संपूर्ण जीवन के प्रति इनके कोई विचार नहीं है। ये वर्तमान पल में ही सच्चा सुख मानते हैं। ना तो इनको आगे की चिंता और ना ही इनको पीछे का अफसोस कि हमारे जीवन में ये नहीं था, उसका अफसोस नहीं है। ना ही इन्हें उस बात की चिंता है कि आने वाले जीवन में क्या होगा, बल्कि जो वर्तमान पल है वही जीवन का सच्चा सुख है। इसी क्षणवाद को ये अपने काव्य में महत्व देते हैं। दूसरे हमारे आगे है नास्तिकता। ये ईश्वर को महत्व नहीं देते, ये नहीं मानते कि ईश्वर संसार की रचना करता है या संसार का पालन पोषण करता है, बल्कि ये बौद्धिक और वैज्ञानिक युग में भावनाओं का स्थान नहीं है। बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं और वैज्ञानिक तरीके से सोचते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है इनका जीवन के बारे में, इसीलिए भावनाओं को ये महत्वपूर्ण नहीं मानते। यानी मन को महत्व नहीं देते, बुद्धि को महत्व देते हैं। पुराने मूल्यों के प्रति विद्रोह का भाव है। जो हमारे पुराने जीवन जीने के तरीके हैं उनका ये विद्रोह करते हैं। ईश्वर या नियति क्या है? भाग्य। ईश्वर या भाग्य, मंदिर में जाना, देवी शक्तियों के प्रति इनके मन में कोई आस्था के भाव नहीं है, ये उनके प्रति अनास्था के भाव रखते हैं। अर्थात ईश्वर और भाग्य में इनका कोई विश्वास नहीं है। बाहरी कर्म कांडों को ये महत्व नहीं देते। भदेश के चित्रण में हमें क्या बताना है? भदेश का मतलब होता है भद्दा चित्रण इन्होंने किया है। किसका? जो समाज में
कुरुचियाँ हैं, विकृतियाँ हैं, भद्दे दृश्य हैं, उनका इन्होंने खुलकर चित्रण किया है। जो घृणित वस्तुएं हैं, जिनको देखकर घृणा का भाव उत्पन्न होता है, उन वस्तुओं को इन्होंने जीवन में महत्वपूर्ण माना है। ये मानते हैं कि ये वस्तुएं हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है, तो हम इनको जीवन से अलग नहीं कर सकते, इसीलिए इन घृणित वस्तुओं का चित्रण करने में भी इन्होंने किसी प्रकार का परहेज नहीं किया है। हमारा अंतिम यहाँ पॉइंट है कला पक्ष। कला पक्ष में विषय के क्षेत्र में ये विद्रोहात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, यानी विद्रोह का भाव अभिव्यक्त किया है। भाषा के क्षेत्र में पूर्ण रूप से मौलिक हैं। मौलिक का मतलब है अपनी भाषा का इन्होंने इस्तेमाल किया है, किसी की नकल नहीं की या किसी भी प्रकार से दूसरी भाषा को इन्होंने महत्व नहीं दिया। अपनी भाषा, सबकी अपनी अपनी भाषा है, जिनको जो शब्द ज़्यादा ठीक लगा अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए उसी शब्द को इन्होंने अपनाया है। इसमें संस्कृत के शब्द भी हैं, अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल भी किया है। इसके साथ साथ ग्रामीण शब्द, देशज और विदेशी शब्दों का भी खुलकर प्रयोग इन्होंने किया है। इसी कारण व्याकरण के नियमों की इन्होंने अवहेलना की है, यानी अनदेखा किया है किसको? व्याकरण के नियमों को। नए शब्दों का निर्माण करने में बहुत ज़्यादा इन्होंने योग दिया है, या नए शब्दों का अपने काव्य में बहुत इस्तेमाल इन्होंने किया है। जो नवीन प्रतीक है, जैसे कला के क्षेत्र में प्रकृति के नए प्रतीक, पौराणिक नए प्रतीक, वैज्ञानिक या यौन प्रतीकों का इन्होंने प्रयोग किया है अपने काव्य में। तो ये वो क्षेत्र हैं या वो प्रतीक हैं जिनका इन्होंने खुलकर प्रयोग किया है, जो कि अब से पहले कविता के माध्यम से प्रयोग नहीं किया गया था। तो ये इनकी कला पक्ष है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि भाषा इनकी स्वयं की रही, इन्होंने अपनी स्वयं की भाषा को महत्व दिया, नए शब्दों का निर्माण किया, व्याकरण का इन्होंने कोई ध्यान नहीं रखा या व्याकरण के नियमों की अवहेलना की, और नए प्रतीकों का अपने काव्य में इस्तेमाल किया। तो ये इनका कला पक्ष जो है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अन्य जो प्रश्न है उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से वो प्रश्न कर सकते हैं। बहुत बहुत